सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आपसे अपील, कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और टीका जरूर लगाएं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से प्रवेश के प्रारंभ होते ही श्रद्धालुओं की होने लगी है भीड़। बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होते ही आने लगी समस्याएं, सेंट्रल ऑफिस पर छात्रों का धरना प्रदर्शन। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण और गंदगी के विरुद्ध अभियान, 6 पशुओं को किया जब्त। और नहीं रहे प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन, सपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस में विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हम पिछले अधिसूचना के माध्यम से बीएचयू के पुनः ऑफलाइन खुलने से प्रसन्न है, परंतु हमारी कुछ समस्या भी है, जिसमें अंतिम सेमेस्टर या वर्ष के छात्रों का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और इसी बीच एकाएक ऑफलाइन का नोटिस हम छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया है, जिसमें हमें वहां व्यवस्थित होने में बहुत कठिनाई होगी, खासतौर पर लड़कियों को। अब जब हमारी परीक्षा के मात्र 2 महीने बचे हैं तो हम अंतिम वर्ष के छात्रों को हॉस्टल या बाहर पीजी मिलने में कई समस्या है, खासकर लड़कियों को और उनके परिवार के लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं, जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं। और इसमें बाहर पीजी वाले रेट भी दुगनी या उससे अधिक बता रहे हैं। जब हमारा आखिरी सेमेस्टर जनवरी में शुरू हुआ था, तब हमारे विभाग ने हमें बताया था कि इस बार भी हमारी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में होंगी और परीक्षाएं ओबीई मोड में संचालित कराई जाएंगी, जिसे ध्यान में रखकर हम सभी ने अपने प्रतियोगी परीक्षा केंद्र अपने गृह शहर में दे दिया है। परीक्षाएं जैसे JEST, BARC, पीजी एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि, यह सभी परीक्षाएं अप्रैल और मई महीने के बीच आयोजित होंगी, जिसके लिए हमें 3 से 4 बार वाराणसी से अपने गृह जनपद को प्रस्थान करना होगा और लड़कियों के लिए बार बार इनके माता पिता इन्हें कैंपस में लेने और फिर छोड़ने जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। इस बीच हमारी कक्षाएं भी गंभीर रूप से बाधित होंगी और गरीब परिवार के बच्चों के लिए अचानक इतना खर्च उठा पाना मुश्किल होगा। समस्या है कि सर इस तरह यूनिवर्सिटी का बीच में खुलना सर हम लोग के लिए काफ़ी परेशानियां हैं, जो कि हम लोग का सर घर 100-150 किलोमीटर दूर है, फिर यहाँ आना, रूम लेकर रहना सर बीच में से। फिर हम लोग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर सिलेबस 70 से 80% जो है कि ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अचानक से ऑफलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन क्लास चलना सर ये दुविधा है, और ख़ास के लिए जो मेरी माताएँ और बहनें जो कि पढ़ती हैं इसमें सर, उन सबों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ आके रूम लेना फिर बच्चियों के लिए बहुत दिक्कत है। मांग क्या करते हैं? मांग हम यही करते हैं कि क्लास जैसे खुला है वो खुला रहे यूनिवर्सिटी, बस हाइब्रिड क्लास चले। जो यहाँ पे हैं, यहाँ के लोकल हैं, वो हाइब्रिड क्लास ऑफलाइन करना चाहते करें, और हम लोग के लिए ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो शुरू हुआ जाए, और जो एग्ज़ाम है वो भी। समस्या ये है कि हमारा 80% कोर्स ख़त्म हो चुका है, ऑनलाइन ही। अब वो 20% कंप्लीट करा के ऑफलाइन और बोलेंगे कि ऑफलाइन एग्जाम लें, बीच में तो ये छुट्टी भी तो है। जब इतना सब कुछ हो गया है, जब आपको खोलना था तो आप शुरू से खोलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। अब बीच में से खोलेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। 10-15 दिन तो छुट्टी में चला जाएगा। MSc की भी तैयारी करनी है, कुछ सरकारी नौकरियाँ हैं उसकी भी तैयारी करनी है। अब जब सब कुछ बीच में से कैसे हो पाएगा? जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। देखिए, हम लोग आज से 3 दिन पहले ही प्रदर्शन किए थे, हम लोग सिर्फ आश्वासन मिला, कुछ नहीं हुआ। आज हम फिर प्रदर्शन करें, किस लिए करें? तो हम लोग हाइब्रिड क्लास ओबीई एग्जाम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी 80% जो सिलेबस है ऑनलाइन एग्जाम में पहले ही पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब जब 80% सिलेबस पूरी हो चुकी है ऑनलाइन एग्जाम में, तो एकाएक ऑफलाइन एग्जाम हम कैसे देंगे? दूसरी चीज़, जो लोग असम, बंगाल, बिहार से हैं, काफ़ी दूर से लोग हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। ट्रेन की दिक्कत है और यहाँ रहने की दिक्कत। 2 महीने के लिए कौन आ पाएंगे? क्योंकि हॉस्टल अलाट नहीं है सर। हॉस्टल ही बहुत कम लोग को अलॉट होता है। और सिर्फ ये हमारी दिक्कत नहीं है, सिर्फ लास्ट ईयर की दिक्कत नहीं है, सेकेंड ईयर की दिक्कत है, सिर्फ मैथ, साइंस और अन्य लोग की भी दिक्कत है। हर एक लोग की दिक्कत है, आर्ट्स वाले हो, सोशल वाले हो, मैथ वाले हो, कॉमर्स वाले, पूरे बीएचयू की दिक्कत है। इस चीज़ को समझना चाहिए। लॉ वाले लोग की भी दिक्कत है, लेकिन बीएचयू प्रशासन समझ नहीं रही है। दिक्कत हम लोग के लिए कर रही है, ये काहे खोल दिए। शुक्रवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में सजीव दर्शन ऐप लॉन्च किया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाइव दर्शन ऐप लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस ऐप से श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन पूजन में आसानी होगी, साथ ही भीड़ नियंत्रण में प्रशासन को सहूलियत होगी।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि बाबा धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। रोजाना देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसे देखते हुए ऐप लॉन्च किया गया है। अभी यह ट्रायल के तौर पर काम करेगा। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस पर हिंदी, अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाओं में सूचनाएं अंकित हैं। महाशिवरात्रि पर इसी ऐप के जरिए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी है। बाद में ऐप में लाइव दर्शन पूजन और आरती देखने की भी व्यवस्था होगी। लॉन्चिंग के दौरान डीजीपी मुकुल गोयल, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश मौजूद थे। आज अभी एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। ये मोबाइल ऐप अभी एंड्रॉयड पे उपलब्ध है, दूसरे भी अभी उपलब्ध हो जाएगा, तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। ऑलरेडी वेबसाइट पे उपलब्ध है। इस मोबाइल ऐप की खासियत कई सारी है। पहला तो इसका उद्देश्य बता दूं, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग एक अनुमान लगा सकें कि जो 4 अलग अलग तरीके से लोग आ सकते हैं, किस रास्ते से लोग आएंगे और कितनी बड़ी संख्या में, कुल मिला के 19 घंटे में मिलते हैं। रात से लेकर के अगले दिन तक कुल 19 घंटे मिलते हैं दर्शन के लिए। उस 19 घंटे में हर घंटे में कुल कितने लोग आएंगे, ये नंबर हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अभी फिलहाल इसको जो है अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा हमें अनुमान मिल जाएगा। तो हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था को हम लोग उस प्रकार से तैयार रखेंगे कि जिससे कि कहीं किसी को कोई कठिनाई न हो और पूरी श्रद्धा के बाद साथ जितनी वो एक मन में भगवान शिव के दर्शन के जिस भाव से आ रहा है, उस भाव से दर्शन करके अपने घर खुशी खुशी वापस। ललिता घाट से भव्य बने श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश करने वाले द्वार के खुल जाने से भक्तों को अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही है। पीएम मोदी द्वारा ललिता घाट पर किए गए पूजन अर्चन और स्नान के बाद उस घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। इसी ललिता घाट से भव्य बने गेट से प्रवेश कर रहे हैं लोग, जहां से मंदिर परिसर में पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस गेट से आने जाने के बाद श्रद्धालुओं ने काफी खुशी जाहिर की व शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया। दूर दूर से चलकर आए भक्तों ने कहा कि काशी काफी अद्भुत स्थल है। पहले से अब काशी में काफी बदलाव है। यहाँ तो आने के बाद स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। यह नया गंगा तट वाला गेट 16 फरवरी से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जो भी भक्त इस रास्ते के बारे में सुन रहे हैं वह भागते हुए आ रहे हैं। इसी रास्ते से बाबा का एक झलक पाने के लिए पूरी व्यवस्था से पर्यटक काफी खुश हैं। डिमोलिशन का काम तो यहाँ किए हैं। कैसा लग रहा है आपको, ये प्रवेश द्वार खोल दिया गया है शिवरात्रि के अवसर पर? बहुत बढ़िया, बहुत चेंजेस आ गया। क्या कहना चाहेंगे? भव्य। तो आपने दर्शन किया, हाँ। कैसे दर्शन हो रही है? दर्शन भी ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? देख के तो भव्यता आ ही गई है। बहुत अच्छा लगा और हमें तो नहीं लगता कि इतिहास में या बीते समय में या आगे आने वाले समय में भी इतना बड़ा काम कोई करा पाएगा। यह हाँ, कब मैं जब से मैं बॉर्न एंड बॉट अप यहीं से हूँ। मैं शुरू से हमेशा विश्वनाथ मंदिर आया करती हूँ और सौभाग्य से मेरी ड्यूटी भी जब वरुणा कॉरिडोर कंप्लीट हुआ था, मोदी जी आए हुए थे, तो मेरी ड्यूटी भी यहीं लगी हुई थी। पहले से और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहले तो इतना ये कंजस्टेड था विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर, और इन दोनों को इधर से मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है और इतना स्पेस हो गया है कि गैदरिंग आराम से कलेक्टिवली आपस में आदमी बैठ सकता है, सिटिंग भी है। इतनी सारी लाइट्स की व्यवस्था है, इवन फ्लोर लाइट भी लगा रखी है और इतना अच्छा रेनोवेशन मंदिर का किया है जो एकदम कल्पनीय नहीं था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पूल का सुनियोजित तरीके से वेल डिसिप्लिन्ड दर्शन कर सकता है। पशु चिकित्सा अधिकारी और प्रवर्तन दल के संयुक्त छापेमारी में सड़क पर बंधे 6 छुट्टा पशुओं को जब्त किया गया। नगर निगम लगातार शहर में अतिक्रमण और गंदगी के विरुद्ध अभियान चला रहा है। इसी क्रम में कोयला बाजार इलाके से सड़क पर पशु बांधने और गंदगी करने की शिकायत के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी और प्रवर्तन दल ने संयुक्त छापेमारी करके मौके से 3 भैंस, 2 गाय और 1 पड़िया सहित 6 पशुओं को जब्त करने की कार्रवाई की है। वहीं पशुपालक को दोबारा ऐसी गलती न करने की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोयला बाजार में हमें कंप्लेन मिली थी कि कुछ लोग सड़क पर गाय भैंस बांधकर गंदगी और अतिक्रमण कर रहे हैं। इस सूचना पर प्रवर्तन दल के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 6 पशु मौके से जब्त किए गए हैं, जिसमें 3 भैंस, 2 गायें और 1 पड़िया शामिल हैं। हम लगातार पशुओं के द्वारा गंदगी फैलाने और उन्हें सड़क पर रखने को लेकर अभियान चला रहे हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के पशुपालकों में हड़कंप मचा रहा और सभी अपने पशुओं को घर के अंदर बांधने में जुट गए। ये कोयला बाजार में कंप्लेन था, वहाँ विवाद था,
लोग गाय भैंस बांध करके गंदगी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज हम लोगों ने आकस्मिक छापा डाला है प्रवर्तन दल के साथ में, और वहाँ से 6 भैंसें हम लोगों ने जब्त किया है। ये अभियान कहाँ चलेगी? तो हम व्यापक रूप से अभियान चला रहे हैं, पूरे शहर में चल रहा है। अभी हम चौक क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ भी हमारा अभियान है। पियरी क्षेत्र में है, वहाँ भी हमारा अभियान चल रहा है। पूरे शहर में हमारा अभियान चल रहा है। कोविड चुनौतियों के बावजूद भी कैंसर मरीजों को इलाज देने में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल अग्रणी रहा। शनिवार 19 फरवरी को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान ने मरीजों के आंकड़े एवं अस्पताल की उपलब्धियों को मीडिया से साझा किया। आंकड़ों के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में अस्पताल में नए मरीजों की संख्या 24% बढ़कर 17,894 हो गई। इसी तरह अस्पताल में होने वाली सर्जरी में भी 81% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके अलावा अस्पताल में रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी पाने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के कैंसर मरीजों को आधुनिक एवं गुणवत्तापरक इलाज देने के लिए अस्पताल में कई नई सुविधाओं की शुरुआत भी की गई। इनमें मुख्य रूप से फुल फ्लेज्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा, थर्मल एब्लेशन, CSR के तहत मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी लैब एवं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की सुविधा को शुरू करने संबंधित करार शामिल हैं। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान ने कहा कि हमारा उद्देश्य अस्पताल आने वाले प्रत्येक कैंसर मरीज को कैंसर से जुड़ी सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर या राज्य न जाना पड़े। हमारे यहाँ 60% से अधिक कैंसर मरीजों को इलाज में सब्सिडी दी जाती है। वहीं कई बार बहुत से ऐसे भी मरीज अस्पताल आते हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे मरीजों को हम हमारे मेडिकल सोशल वर्क टीम की मदद से निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराते हैं। अभी स्क्रीनिंग का तो अभी संख्या, क्योंकि बीच में कोरोना के चक्कर, बीच में जो थर्ड वेव के चक्कर में बीच में फिर हमको रुकना पड़ा। 1.5-2 महीना में शुरुआत हुई थी, सितंबर में शुरुआत की थी, 1-2 महीना हुआ है, करीब 10,000 अभी तक स्क्रीनिंग हो पाई है। फिर बीच में हमको रोकना पड़ा, फिर अभी दोबारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसका अभी जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे उसका कहना अभी मुश्किल है। बेसिकली हम स्क्रीनिंग ये कर रहे हैं जो अर्ली डिटेक्शन के लिए महिलाओं के, बेसिकली कैंसर सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, और क्योंकि तंबाकू यहाँ पे भी एक सेवन होता है, इसका ओरल कैंसर भी हो सकता है, उसी का स्क्रीनिंग होगा ताकि शुरुआती स्थिति में पता चले, ताकि इलाज संभव हो। एंड जो जिनको स्क्रीन पॉजिटिव आ रहे हैं उनको यहाँ से उनको हम लोग ये कहते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में आके इसका इलाज शुरू करें, ताकि उसमें कभी कभी होता है डिटेक्शन होता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ कारण, मान लीजिए पारिवारिक कारण, अपना आर्थिक कारण से वो लोग इलाज कराते नहीं। फिर उनको हम लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यहाँ आके आप इलाज शुरुआती स्थिति का बीमारी है, आप यहाँ के इलाज कराएंगे, संभवतः ये ठीक होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी
वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं बेसिक शिक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का शनिवार को निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य एवं बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन साहब का आज निधन हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पूरा समाजवादी परिवार शोक में डूब गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि अर्पित किया। वाराणसी में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कैंप कार्यालय पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा व सपा नेता संदीप मिश्रा ने कहा कि आज हम सभी समाजवादी साथियों के लिए दुख की घड़ी है। हम सभी ने आज हमारे प्रिय नेता अहमद साहब को खो दिया। आज उनको हम सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। उनकी क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती है। उनके जाने से समाजवादी पार्टी में एक अध्याय का समापन हुआ है। हम सभी समाजवादी साथियों के लिए बहुत ही बड़ा दुख का विषय है, बहुत ही बड़ा दुख की घड़ी है। आज हम लोगों ने अपने प्रिय नेता अहमद हसन को खो दिया। इसलिए हम बनारस के सभी समाजवादी साथी अहमद हसन साहब को नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हैं। अहमद हसन गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रमाण थे और उनके जाने से समाजवादी पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं करी जा सकती है। वहीं संदीप मिश्रा ने बताया कि आज हम सभी ने कैंप कार्यालय में अहमद हसन साहब की मृत्यु पर शोक जताया है। वो प्रमुख समाजवादी चिंतक और हमारे वरिष्ठ नेता थे। आज हम सभी ने दुखी मन से उनकी मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी है। की आत्मा से आज हम लोगों ने अहमद हसन साहब की मृतक आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक मौन रखकर 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पुष्प अर्पित कर आज हम लोग नम आंखों से हम लोग उनकी आत्मा की प्रभु से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें आत्मा को शांति दे और जहाँ भी हो उनको उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि अहमद हसन सपा की सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। सपा नेता पूर्व मंत्री अहमद हसन मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। शनिवार को दर्शन विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शाश्वत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दर्शन विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार को शाश्वत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वैदिक मंच छात्र मणि कुमार झा के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन एवं महामना जी के चित्र पर माल्यार्पण अतिथि के द्वारा किया गया। अतिथियों का माल्यार्पण एवं सत्कार अध्यक्ष वैदिक दर्शन विभाग के द्वारा किया गया। स्वागत वचन प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे ने किया। सरस्वत वचन प्रोफेसर राजा राम शुक्ला ने किया। मुख्य अतिथि का उद्घोषक प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक कुलपति द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि का आशीर्वचन पद्म विभूषण त्रिपाठी के द्वारा किया गया। शाश्वत अतिथि का उद्बोधन प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक जैन के द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर श्री कृष्ण त्रिपाठी के द्वारा किया गया एवं राष्ट्रगान संवेद के द्वारा किया गया। संचालन डॉक्टर सरोज कुमार पांडे ने किया। विभाग के प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी थे, जो पूर्व संकाय प्रमुख यहाँ थे और हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष थे। उनको एक साहित्य अकादमी के द्वारा एक सर्वोच्च सम्मान होता है संस्कृत जगत का, वह उनकी एक पुस्तक पर मिला है, सृजति शंखनादम किल कविता पर, जिसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। इसलिए हम लोग उनका एक सरस्वत सम्मान यहाँ आयोजित किए हैं। और हमारे बीच प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी हैं, जो इस समय वर्तमान में लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति हैं। वह सौभाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो उनका भी एक सरस्वत सम्मान में यहाँ हम लोग आयोजित किए हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे लक्ष्य चंडी महायज्ञ के अंतर्गत 2 दिवसीय संत सम्मेलन के समापन समारोह में रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। प्रख्यात संत जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि एक लक्ष्य चंडी यज्ञ ऐसा भी होना चाहिए जिसका संकल्प संपूर्ण कश्मीर से जुड़ा हो। फिल्म अभिनेता सनी देओल का बहुचर्चित संवाद दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे बोलकर उन्होंने कहा कि हमें शंकुलधारा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे लक्ष्य चंडी महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय संत सम्मेलन के समापन समारोह में रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि जब तक भारत में 80% हिंदू नहीं होंगे, भारत की विडंबनाओं का नाश नहीं होगा। इसके साथ ही हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना है। संतों को शांति के समय माला और क्रांति के समय भाला उठा लेना चाहिए।
रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले प्रख्यात अभिनेता अरुण गोविल ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि बाबा की नगरी काशी जैसी पवित्र धरा पर ऐसे दिव्य संतों के चरणों में वंदन करने का अवसर मिला है। संतों से हमें अध्यात्म से लेकर जीवन जीने तक की शिक्षा मिलती है। इसके बाद अरुण गोविल ने यज्ञशाला में विराजमान मां भगवती का पूजन अर्चन कर परिक्रमा किया। आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आया हूँ अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी के साथ। उनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। संत सम्मेलन में संतों के दर्शन किए और बाबा की नगरी में तो जब भी आने का मौका मिल जाए अपने आप को बहुत हमें भाग्यशाली समझना चाहिए। और ये आप कह रही हैं कि पहली बार इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये बड़े अचरज की बात है कि काशी में यज्ञ और वो भी पहली बार हो रहा है इतना बड़ा। मुझे तो लगता है ये बहुत पहले, बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए। ये पहली बार काशी में तो सभी कुछ काशी से तो शुरू हुआ है पूरा। फिर भी इतना बड़ा यज्ञ किसी ने अभी तक कराया नहीं था। चलिए जिन्होंने अभी कराया है वो बहुत बधाई, जिन्होंने कराया है वो बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी लोग जो उसमें शामिल हुए वो सब बधाई के पात्र हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। जो यहाँ की जो ऊर्जा है काशी की, उसके बारे में तो कुछ कहना ऐसा होगा जैसे कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर बात होगी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। लुधियाना में आयोजित यूनिवर्सल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फिजिक चैंपियनशिप मिस्टर इंडिया में सफल प्रतिभागियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यूनिवर्सल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन यूनिवर्सल फिटनेस फेडरेशन के तत्वावधान में 12 व 13 फरवरी को लुधियाना पंजाब में आयोजित बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फिजिक चैंपियनशिप मिस्टर इंडिया के सफल प्रतिभागियों का शनिवार को कैंट के परेड कोठी क्षेत्र स्थित प्रताप होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की तरफ से आयोजित हुआ, जिसमें 55 किलो भार वर्ग में एजाज ने प्रथम, 55 से 60 किलो भार वर्ग में धीरज ने चौथा स्थान, मास्टर ग्रुप में शरद वर्मा ने छठा स्थान, अविनाश प्रताप सिंह ने अपने जूनियर ग्रुप में 5वां स्थान, मेंस फिजिक्स में चौथा स्थान और अपने ग्रुप में पहला स्थान प्राप्त किया था, को स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। काशी बॉडी बिल्डिंग की तरफ से जो प्लेयर्स हमारे 13 तारीख को लुधियाना पंजाब में नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए थे, आज फेडरेशन की तरफ से उन सभी प्लेयरों का सम्मानित किया गया है, उनको माल्यार्पण किया गया है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में जो हमारे लड़के जो नेशनल में प्लेस लगा कर आए हैं ये और ऊपर तक जाएंगे और वर्ल्ड तक ये हमारे मेडल लेकर आएंगे, जिससे हमारे शहर, प्रदेश और देश का नाम ये रोशन करेंगे। 55 किलोग्राम में अयाज ने गोल्ड मेडल लाया है और 55 से 60 किलोग्राम में धीरज कुमार जी ने 4th प्लेस लगा है और अविनाश कुमार ने जो अपने ग्रुप में जूनियर में 4th प्लेस है, अपने ग्रुप में 1st प्लेस है और फिटनेस में 5th प्लेस है। ये अपना 3 मेडल लेकर आए हैं। बहुत बहुत बधाई सभी प्लेयरों को और सबके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसी तरह ये मेडल लाते रहेंगे और हमारे शहर प्रदेश का इस तरह नाम रोशन करते रहेंगे। आपको बता दें कि 12 व 13 फरवरी को लुधियाना पंजाब में यूपी BAFA के तत्वावधान में नेशनल मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फिजिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें देश भर के लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट फैसल अहमद ने अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 12 खिलाड़ियों के साथ वहां पहुंचे थे, जिसमें 4 खिलाड़ियों ने अपने अपने भार वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में फैसुद्दीन खान, गोविंद झा, निसार अहमद, मयंक उपाध्याय, राजेंद्र, कैश अंसारी आदि उपस्थित थे। मैंने यूपी BFA का मिस्टर इंडिया पंजाब 2022 में अपने वेट में सीनियर कैटेगरी में गोल्ड और मेन फिजिक में 4th और जूनियर कैटेगरी में ओवरऑल 5th किया है। आगे का क्या प्लान है आपका? क्या आगे का मेरा ये प्लान है, अपकमिंग इवेंट्स में मैं अभी डिस्ट्रिक्ट के गेम में शायद अगर सर लोग बोले तो मैं गेस्ट पोजिंग करूं और आने वाले गेम नॉर्थ इंडिया में मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। कबीर स्पोर्टिंग क्लब के कान्हा मिश्रा के हरफनमौला प्रदर्शन के चलते कबीर स्पोर्टिंग ने सिगरा स्टेडियम में चल रहे स्वर्गीय पंडित रामलाल मिश्रा स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में विंध्यवासिनी क्रिकेट क्लब को रोमांचक मुकाबले में हराया। कबीर स्पोर्टिंग क्लब के हरफनमौला खिलाड़ी कान्हा मिश्रा के चमकदार खेल की बदौलत कबीर स्पोर्टिंग ने विंध्यवासिनी क्लब को हराया। सिगरा स्टेडियम में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संबद्धता में प्रतिष्ठित मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 5वें स्वर्गीय पंडित रामलाल मिश्रा स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में शनिवार को खेले गए मैच में कबीर स्पोर्टिंग क्लब ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। कबीर स्पोर्टिंग क्लब की टीम ने 34.5 ओवरों में 165 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, जिसमें करण सिंह 37, राहुल मिश्रा 37,
राहुल सोनकर 17 व कान्हा मिश्रा के अवजीत 31 रन थे। विंध्यवासिनी क्लब की ओर से विजय यादव ने 4, संजय पाल ने 3, हर्ष मिश्रा, तोयज यादव व शिवमणि ने 1-1 विकेट लिया। 166 रनों की विजय लक्ष्य लेकर उतरी विंध्यवासिनी क्लब की टीम 31.1 ओवर में 147 रनों पर सिमट गई। विंध्यवासिनी क्लब की ओर से सम्राट मौर्य ने 20, संजय यादव ने 44, शिवम मौर्य ने 17 व शिवमणि ने 14 रन बनाए। कबीर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से कान्हा मिश्रा ने 3, हिमांशु यादव ने 2, रितेश ने 3 व मुकर्रम रजा ने 1 विकेट लेकर बढ़िया गेंदबाजी की और अपनी टीम को जीत दिलाई। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।